ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के सेशन में डेली करंट अफेयर के हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम 20 जून के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए, आराम से देखिए सेशन को। सारे क्वेश्चन आज के करंट अफेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यहां पर नोट कीजिएगा और साथ ही साथ डिटेल को भी ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? आपको पता है ये इंडेक्स एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसको इस आधार पर निकाला जाता है कि कोई भी देश जो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेस है, फॉर एग्जांपल कोल हो गया, ऑयल हो गया, इनसे कितनी जल्दी या कितनी स्पीड से शिफ्ट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, तो रिन्यूएबल एनर्जी को कितना स्पीड में अपना रहा है, इस आधार पर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को तैयार किया जाता है। 2025 के इस इंडेक्स में भारत को एनर्जी ट्रांजिशन के मामले में 71th रैंक पर रखा गया है। आंसर हो जाएगा आंसर बी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडेक्स कौन जारी करता है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नाम सुना होगा आपने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को हर साल। 2024 में जब ये इंडेक्स आया था तब इंडिया को 63 रैंक पर रखा गया था, 63वीं रैंक। मतलब कहीं ना कहीं इंडिया की रैंक गिरी है। कितनी रैंक गिरी है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 8 रैंक इंडिया की गिरी है और अब इंडिया की रैंक हो गई है इस इंडेक्स में 71। 2025 में 118 देशों को इस इंडेक्स में इंक्लूड किया गया। तो 118 देशों को काउंट किया गया। एनर्जी ट्रांजिशन के मामले में पहले स्थान पर, पहली रैंक पर इस इंडेक्स में रखा गया है यूरोप के देश स्वीडन को। सेकेंड पर है फिनलैंड और थर्ड पर है डेनमार्क। अच्छा, इंडिया की नेबर कंट्री से भी इंडेक्स में क्वेश्चन आजकल काफी आ रहे हैं, स्पेशली एसएससी में। तो इंडिया की नेबर कंट्री की बात करें तो इस इंडेक्स में चाइना 12वें नंबर पर है, बांग्लादेश 86 रैंक पर है, पाकिस्तान 101वीं रैंक पर है और नेपाल को रखा गया है 104वीं रैंक पर। अब देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस इंडेक्स को जारी करता है। सबसे पहली बार इसे शुरू किया गया था 2018 में। वैसे इसके पहले भी ये इंडेक्स आता था, लेकिन तब इसे एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स के नाम से जाना जाता था। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स बाद में किया गया इसको 2018 में। ठीक है, 2025 के इंडेक्स में इंडिया को कौन सी रैंक दी गई है? 2025 के इंडेक्स में इंडिया को 71th रैंक पर रखा गया और लास्ट इंडेक्स मतलब 2024 के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया को 63 रैंक पर रखा गया था। कितनी रैंक की गिरावट है? 8 रैंक की। हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? पहले तो अवार्ड को समझो कि बाल साहित्य अवार्ड देता कौन है, क्यों दिया जाता है। तो 35 वर्ष से कम उम्र के जो लेखक होते हैं ना, उनको दिया जाता है बच्चों के लिए बेस्ट साहित्य लिखने के लिए। ऐसा साहित्य जो कि स्पेशली बच्चों के लिए लिखा गया हो और जो लिख रहा है उनकी एज 35 वर्ष से कम होनी चाहिए, साहित्यकार की एज। इसे केस में उस व्यक्ति को बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया जा सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं, इन सभी भाषाओं में इंक्लूडिंग इंग्लिश और राजस्थानी, तो टोटल हो गई 22 और 2 24 लैंग्वेज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 22 लैंग्वेज और 2 अदर, टोटल 24 लैंग्वेज में साहित्यकारों को बाल साहित्य अवार्ड दिया जाता है। 2025 में हिंदी भाषा के लिए यह जो अवार्ड है सुशील शुक्ल को दिया गया। सुशील शुक्ल हिंदी भाषा के एक बहुत ही फेमस साहित्यकार हैं। इनकी बुक 1/12, इसके लिए सुशील शुक्ल को दिया गया बाल साहित्य पुरस्कार। अब देखिए 24 लैंग्वेजेस पूरी यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं। अच्छा, अवार्ड कौन देता है? साहित्य अकादमी के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, 24 लैंग्वेजेस पूरी मैंने यहां पर आपको मेंशन की है। बुक का टाइटल क्या है यहां पर यह भी मेंशन किया है। अब एक एक करके पढ़ने जाऊंगा, काफी टाइम लगेगा, तो आप पीडीएफ को ले लेना क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां से सबको पढ़ लेना।
या फिर पॉज करके पढ़ लो। जो मेन है जो पूछी जा सकती है, क्योंकि जो मेन साहित्य अकादमी अवार्ड होता है ना, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ समय पहले वो दिए गए थे, उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहां पर ये बाल साहित्य अवार्ड है, तो इनके बारे में इतना नहीं पूछा जाता, तो पोस्ट करके देख लेना। लेकिन यहां पर मैं आपको मेन जो है वो बता देता हूं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिवाकर सिन्हा इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड एक स्टोरी है, एक बुक का फॉर्म आप इसको समझ सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके लिए नीतीश कुशलप्पा एमपी को यह अवार्ड दिया गया, बाल साहित्य पुरस्कार इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। इसके अलावा हिंदी में आपको बता चुका हूं 1/12 लघु कहानियों का संग्रह है, सुशील शुक्ल को दिया गया। कश्मीरी लैंग्वेज आप याद रखिएगा, कश्मीरी भाषा में ही ये शुरेता तोतुर ग्यास, ये एक लघु कहानियों का संग्रह है, इसके लिए अवार्ड दिया गया इशार मुबाशिर को। इसके अलावा आगे चलेंगे तो नेपाली को याद रखिए आप, शांतिवन एक नॉवेल है, इसके लिए संगमू लेप्चा को यह अवार्ड दिया गया। और आगे बढ़ते हैं तो राजस्थानी के लिए पन्हा रावंश नीपीरा एक नाटक का संग्रह है, जितेंद्र शर्मा को दिया गया। और संस्कृत के लिए बल्लिव्य नाम की कविता को प्रीति पुजारा को यह अवार्ड दिया गया। वैसे मैंने आपको सारे मेंशन किए, लेकिन मेन आपको यहां पर मैंने आपको बता दिए। उर्दू के लिए याद रख लीजिएगा कौमी सितारे, है ना, एक लेख है, इसके लिए गजनफर इकबाल को यह अवार्ड दिया गया। और बाकी पॉज करके देख लो या फिर पीडीएफ में से देख लो। बाल साहित्य पुरस्कार पता चल गया आपको किसे दिया जाता है। 35 साल से कम उम्र के साहित्यकारों को 24 इंडियन लैंग्वेजेस में यह अवार्ड दिया जाता है, जिन्होंने बच्चों के लिए बेस्ट साहित्य लिखा हो। इस अवार्ड की शुरुआत की गई 2010 में और कैश प्राइज दिया जाता है 50,000 रुपए का। 50,000 रुपए प्राइज मनी है। साहित्य अकादमी जो संस्थान है जो ये अवार्ड देता है, भारत में साहित्य को बढ़ाने और उसके लिए अवार्ड देने के लिए यह संस्था काम करती है। इंडियन गवर्नमेंट की संस्था है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी और हेडक्वार्टर अगर देखने जाते हैं तो यह नई दिल्ली में देखने को मिलता है। ठीक है। ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? वैसे ईरान और इजराइल लगातार हम इनको पढ़ रहे हैं, दोनों के मध्य में वॉर की कंडीशन है, तो हमारे लिए लगातार यहां से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कल भी हमने ईरान और इजराइल की बाउंड्री को डिस्कस किया था। दोनों के नेबर कंट्रीज जो हैं उनकी बाउंड्री जिन सागरों से लगती है उनके बारे में बात की थी। आपको पता है ईरान में और इजराइल में लगातार एक दूसरे पर सुपरसोनिक मिसाइलें फेंकी जा रही है, बम फेंके जा रहे हैं। इस कंडीशन में ईरान में जो भारतीय नागरिक है, जो इंडियन सिटीजन है, उनको वहां से निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंधु को लॉन्च किया है। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन सिंधु। आपको पता है ईरान में जितने भी इंडियंस है ना, अधिकतर स्टूडेंट है, पढ़ने के लिए गए, ओके, स्टूडेंट वीजा पर। तो अभी अगर हम रिसेंटली देखें तो 4,000 से ज्यादा इंडियन सिटीजन हमको देखने को मिलेंगे ईरान में, ज्यादातर स्टूडेंट है। पहली बार में अभी 110 इंडियन स्टूडेंट को निकाला गया है ऑपरेशन सिंधु के तहत। ईरान से इनको लाया जा रहा है इंडिया। ईरान से ज्यादातर जो इंडियन स्टूडेंट है ना ईरान में जो वर्तमान में है, वो जम्मू कश्मीर से जाते हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट वैसे तो पूरे इंडिया के, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कंपेयर करें इंडिया के किसी स्टेट में तो ये जम्मू कश्मीर के सबसे ज्यादा स्टूडेंट हमको ईरान में देखने को मिलेंगे। तो ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन है ऑपरेशन सिंधु, जो चलाया गया ईरान से इंडियंस को निकालने के लिए। इसके अलावा जो अदर ऑपरेशंस इंडियन गवर्नमेंट ने अलग अलग समय पर लॉन्च किए हैं उनकी बात करें। ऑपरेशन देवी शक्ति, जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया था तब वहां से इंडियंस को निकालने के लिए 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। फिर रूस और यूक्रेन का जब युद्ध शुरू हुआ 2022 में, तो वहां से इंडियन को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। फिर कोविड-19 में जो विदेशों में भारतीय फंसे थे उनको इंडिया लाने के लिए 2020 में ऑपरेशन वंदे भारत शुरू किया गया। तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था तो उनकी बचाव राहत कार्य के लिए, उनकी मदद के लिए 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था ऑपरेशन दोस्त। ये काफी सुर्खियों में भी है क्योंकि आपको पता है तुर्की के साथ लगातार हमारे संबंध बिगड़े हैं
इंडिया पाक वॉर के दौरान, क्योंकि उसने ड्रोन्स की मदद की थी पाकिस्तान को। तो ये लाइन काफी आपने सुनी होगी न्यूज में, मीडिया में, कि भाई हमने तुर्की की मदद की थी, ऑपरेशन दोस्त चलाया था जब वहां पर भूकंप आया था, उसके बाद भी उसने हमसे गद्दारी की है। तो ये काफी सुर्खियों में, इसको याद रखना, ऑपरेशन दोस्त को तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद उनकी मदद के लिए हमने शुरू किया था। फिर एक टाइफून आया था यागी, इससे म्यांमार काफी पीड़ित हुआ था 2024 में, लास्ट ईयर। तो म्यांमार की मदद के लिए हमने ऑपरेशन सद्भाव चलाया था। इसके बाद 2025 में अभी म्यांमार में एक और भूकंप आया है और उसकी मदद के लिए हमने चलाया था ऑपरेशन ब्रह्मा। म्यांमार में आए हुए भूकंप के लिए 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा हमने शुरू किया था। और अभी ईरान से इंडियंस को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आपको क्लियर कर देता हूं। आप सभी के लिए जनवरी 2024 और जून 2025 तक, मतलब 1.5 साल का करंट अफेयर के 1000 आपको यहां पर एमसीक्यूज विथ डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है उसके साथ आपको मिलने वाले हैं, काफी अफोर्डेबल प्राइस में। टॉपिक वाइज आपको यहां पर पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है ना, वहां पर हमने इस पैटर्न को देखा है कि पिछले 1.5-2 साल के करंट अफेयर आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अब जो एसएससी सीजीएल आएगी, जो ग्रुप डी की एग्जाम आएगी, वहां पर भी आपको करंट अफेयर काफी पीछे का पूछा जाने वाला है। तो आप 2024 का पूरा और 2025 के अभी तक जून तक के जो करंट अफेयर है उसके एमसीक्यूज आपको यहां पर मिल जाएंगे और साथ ही साथ डिटेल भी आपको मिल जाएगी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे वहां पर जाकर अवेल कर सकते हैं। ओके, और एप्लीकेशन से आप पीडीएफ को ले लीजिएगा डेली करंट अफेयर की, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज के सेशन में वैसे भी आपको उसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि बाल साहित्य पुरस्कारों में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ले लेना। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किस शहर और देश ने प्राप्त किया है? ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2025, इसमें शीर्ष स्थान पर जिस शहर को रखा गया वो है डेनमार्क का कोपेनहेगन। देखिए इंडेक्स किस आधार पर तैयार किया जाता है, कौन से शहर में रहने की परिस्थितियां सबसे ज्यादा अनुकूल है इंसानों के, या सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर वर्ल्ड का, इस आधार पर तैयार किया जाता है। अब रहने योग्य शहर कौन सा होगा? जहां पर सारी सुविधाएं हों, हेल्थ को लेकर अच्छी सड़कें हों, पानी बिजली की सही सप्लाई हो, जहां की जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की वो बहुत अच्छी हो, लोगों को सुकून मिलता हो, शांति मिलती हो, है ना, जो जीवन प्रत्याशा है उस शहर में हाई हो, पॉल्यूशन सबसे कम हो, पॉल्यूशन ना हो। और ये अलग अलग डायमेंशन से जिस आधार पर देखा जाता है कि कौन सा शहर रहने योग्य शहर है। ये इंडेक्स है ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2025। इसमें वर्ल्ड का सबसे रहने योग्य शहर कोपेनहेगन को घोषित किया गया, जो कि डेनमार्क का शहर है, यूरोपीय देश कोपेनहेगन। अब बात आती है कि इस इंडेक्स को कौन जारी करता है। तो इस इंडेक्स को जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, हर साल इस इंडेक्स को निकालती है। 173 अलग अलग देशों के 173 शहरों को, सिटीज को इसमें रैंक किया जाता है। 2025 में भी 173 शहरों को यहां पर रैंक किया गया है। अब 2025 में टॉप पर तो हो गया डेनमार्क का कोपेनहेगन। लास्ट ईयर कोपेनहेगन की रैंक थी सेकेंड और अब इस साल इसकी रैंक है फर्स्ट। इंडिया से सर कौन सी सिटी रहने योग्य है? तो आपको जानकर थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा कि इंडिया की किसी भी सिटी को टॉप 100 में भी जगह नहीं दी गई है इस इंडेक्स में। टॉप 100 में इंडिया की कोई भी सिटी नहीं है, लेकिन न्यू दिल्ली की बात करें तो ये 120वीं रैंक पर है और मुंबई को 121वीं रैंक पर रखा गया। लास्ट ईयर दोनों ही शहर इस इंडेक्स में 141 रैंक पर थे और अब ये क्रमशः 120 और 121 रैंक पर आए हैं इस साल। सबसे रहने योग्य शहर डेनमार्क का कोपेनहेगन पहले नंबर पर, सेकंड पर ऑस्ट्रिया का वीना, थर्ड पर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, फोर्थ पर ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न और पांचवें पर स्विट्जरलैंड का ही जेनेवा शहर है। अच्छा, सबसे लास्ट रैंक पर कौन? तो सबसे लास्ट रैंक पर है सीरिया का शहर दमिश्क, 173वीं रैंक पर।
तो ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा 2002 में शुरू किया गया था। 5 कैटेगरी में 30 अलग अलग इंडिकेटर्स के आधार पर रैंक दी जाती है किसी भी शहर को कि वह रहने योग्य है या नहीं। अच्छा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बात करें तो ये एक रिसर्च और एनालिसिस इंस्टीट्यूशन है जिसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड के लंदन में देखने को मिलता है और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। यही संस्था निकालती है ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स। क्रोकोडाइल संरक्षण परियोजना को 50 साल पूरे हो गए हैं। यह परियोजना कब शुरू की गई थी? तो 2025 में अभी क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इसको 50 साल पूरे हुए हैं। यह परियोजना भारत में शुरू की गई थी मगरमच्छ और घड़ियालों के संरक्षण के लिए 1975 में। अभी एक डे भी मनाया गया है। इस डे की बात करें तो यह है वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। यह मनाया जाता है 17 जून को, वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। पूरे वर्ल्ड में क्रोकोडाइल की जो घटती हुई आबादी है उनके प्रति लोगों और देशों को अवेयर करना, इनका संरक्षण किया जाना, लोगों को अवेयर करना वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। अब इसी दिवस पर भारत में क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे हुए हैं, 50वीं एनिवर्सरी मनाई गई। तो 1975 में भारत में क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट में भारत में क्रोकोडाइल कंजर्वेशन के लिए काम किए जाते हैं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत में ओडिशा से भितरकनिका नेशनल पार्क से की गई थी। ओडिशा में देखने को मिलता है भितरकनिका नेशनल पार्क। यहां से यह शुरू किया गया और पूरे भारत में फिर इसको लागू किया गया ताकि घड़ियालों का और मगरमच्छ का संरक्षण किया जा सके। इंडियन गवर्नमेंट की यह योजना है। अब क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का उद्देश्य आपको पता चल गया। यहां पर जो कंजर्वेशन के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था उसमें रियर एंड रिलीज टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था ताकि मगरमच्छों का संरक्षण किया जा सके। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है? देखिए, रियर और रिलीज टेक्नोलॉजी होती है कि जो मगरमच्छ के अंडे होते हैं ना, उनको सेव कर लिया जाए, एक जगह पर लेके आओ, उनको संरक्षित करो प्रॉपर निगरानी में, और जब उनमें से बच्चे होने लगे तो फिर जब बच्चे हो जाएं, थोड़े बड़े हो जाए, फिर उनको रिलीज कर दो ताकि अंडे खराब ना हो जाए, जो बच्चे हैं वो मर ना जाए किसी भी कारण से, बीमारियों से, तो उनको थोड़ा बड़ा हो जाए फिर उनको छोड़ दो। तो यह है रियर एंड रिलीज टेक्नोलॉजी। इसके तहत आपको पता है देश में 34 से ज्यादा ब्रीडिंग सेंटर भी स्थापित किए गए थे मगरमच्छ संरक्षण के लिए। अब यहां पर इस प्रोजेक्ट के तहत मगरमच्छ की 3 स्पीशीज का संरक्षण किया जाता है। सबसे पहला है घड़ियाल। इसका साइंटिफिक नेम देखने जाते हैं तो गेविलिस गेंगेटिकस के नाम से इसे जाना जाता है। IUCN जो रेड डेटा बुक को रिलीज करता है, इसकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में इस स्पीशीज को रखा गया है। दुनिया में घड़ियाल की टोटल पॉपुलेशन का 80% तो इंडिया में ही है, कम है पर 80% है। फिर आता है सेकंड मगर, जो मीठे पानी का मगर होता है, गंगा नदी या चंबल में पाया जाता है। क्रोकोडाइलस पलुस्ट्रिस के नाम से इसे जाना जाता है। IUCN की वल्नरेबल की लिस्ट में से शामिल किया गया है। तो सेकंड ये, और फिर खारे पानी के मगरमच्छ, इनका साइंटिफिक नेम है क्रोकोडाइलस पोरोसस। तो इनको IUCN की लिस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है। तो इन तीनों स्पीशीज को संरक्षित किया जा रहा है प्रोजेक्ट के तहत। प्रोजेक्ट शुरू किया गया था क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए भितरकनिका नेशनल पार्क में, तो इसको भी याद रखो, ओडिशा का नेशनल पार्क है। 1998 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया। यह नेशनल पार्क खारे पानी के मगरमच्छ के लिए जाना जाता है ओडिशा में। आगे बढ़े। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त मारुति चितमपल्ली का निधन हो गया। इन किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो महाराष्ट्र के एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं मारुति चितमपल्ली। ये महाराष्ट्र में पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। तो आंसर हो गया आंसर सी। ठीक है, एनवायरमेंटल और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इन्होंने काम किया है मारुति चितमपल्ली। यहां पर आप इनकी इमेज देख लीजिए, महाराष्ट्र से आते हैं। अभी इनका 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। पर्यावरण संरक्षण के लिए इनका जो योगदान है, इसके लिए इन्हें 2025 में इसी साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
तो अभी पद्मश्री मिला है और इनका निधन भी हुआ है, तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पद्मश्री से सम्मानित मारुति चितमपल्ली 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ। महाराष्ट्र के इन्वायरमेंटल और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्टिविस्ट थे। स्केचर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? अच्छा, शूज का ब्रांड है स्केचर, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है। रिसेंटली स्केचर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है फिल्म अभिनेता कार्तिक आर्यन को। अच्छा, इसके पहले स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर एक और है, कुछ समय पहले ही बने थे, एक आध 2 महीने हुए होंगे। कौन है वो है जसप्रीत बुमराह, इंडियन फास्ट बॉलर। तो जसप्रीत बुमराह पहले से स्केचर के ब्रांड एम्बेसडर हैं और अब कार्तिक आर्यन को भी स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शूज कंपनी है इंटरनेशनल। इसके अलावा एक ब्रांड एम्बेसडर कल के सेशन में हमने पढ़े थे, कंगना रनौत। 2025 में जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप इस साल आयोजित की जाएगी, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है कंगना रनौत। तो इनको भी याद करो, ठीक है। तो कार्तिक आर्यन, जसप्रीत बुमराह, ये स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पहली बार आयोजित होने वाली शूटिंग लीग ऑफ इंडिया किसके द्वारा आयोजित की जाएगी? देखिए, जैसे भारत में WPL का आयोजन किया जाता है, IPL का आयोजन किया जाता है ना, विमेंस प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, कबड्डी लीग, उसी तरीके से अब इंडिया में शुरू होने वाली है पहली बार शूटिंग लीग ऑफ इंडिया, IPL की तरह। इसका आयोजन करने वाला है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आंसर बी हो जाएगा, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इस शूटिंग लीग का आयोजन करेगी इंडिया में पहली बार IPL की तर्ज पर। आयोजन होगा इसका नवंबर दिसंबर मंथ में 2025 में एंड में, 24 नवंबर को शुरू होगा, 7 दिसंबर तक यह आयोजित किया जाएगा डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली में। ओके, ISSF जो कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, इसके द्वारा मान्यता दी गई है शूटिंग लीग ऑफ इंडिया को। जैसे IPL को ICC के द्वारा मान्यता है, वैसे ISSF के द्वारा मान्यता प्राप्त है शूटिंग लीग ऑफ इंडिया। टोटल 8 फ्रेंचाइजी टीम यहां पर पार्टिसिपेट करेगी। यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए कि यहां पर शूटिंग में इंडिविजुअल जो इवेंट होते हैं ना, जो मेंस कैटेगरी, मेंस सिंगल, वीमेन सिंगल, ऐसी कैटेगरी में इवेंट नहीं होंगे, ये होंगे टीम इवेंट। जैसा IPL कोई खिलाड़ी अकेला खेल रहा है क्या? नहीं, पूरी टीम खेल रही है ना। अलग अलग खिलाड़ियों को उठाया है, चाहे वो विदेश के हों, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, उनको उठाया, पूरी टीम बनाई है और IPL शुरू किया गया। उसी तरीके से 8 फ्रेंचाइजी टीम पार्टिसिपेट करेगी शूटिंग लीग ऑफ इंडिया में। ओलंपिक के जो शूटिंग इवेंट होते हैं ना ओलंपिक में, वैसे 6 ओलंपिक के शूटिंग इवेंट यहां पर भी आयोजित होंगे। 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल, 50 मीटर 3 पोजीशन, ट्रैप और स्केट। ये 6 इवेंट होंगे जो ओलंपिक में भी होते हैं। इवेंट मिक्स्ड फॉर्मेट में होंगे, यहां पर भी कोई मेंस और वीमेन की कैटेगरी अलग अलग नहीं है भाई, मिक्स होंगे। जैसे IPL में विदेशी भी एक ही टीम में हैं, भारत के भी एक ही टीम में है ना। एक टीम में 6 मेल और 6 फीमेल प्लेयर होंगे, टोटल 12। इनमें से अधिकतम 4 फॉरेनर प्लेयर ले सकता है कोई भी टीम, और कम से कम 2 इंडियन जूनियर प्लेयर होना जरूरी है जो कि 21 साल से कम उम्र के हो। तो ये आपको IPL जैसा फॉर्मेट दिख रहा है ना, तो ये आयोजित किया जाने वाला है शूटिंग लीग ऑफ इंडिया भारत में पहली बार। आयोजन कौन करेगा? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये एसोसिएशन भारत में जो शूटिंग गेम्स होते हैं ना, उनको रेगुलेट करने वाली, गवर्न करने वाली नेशनल बॉडी है। 1951 में इसका गठन किया गया था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। कालिकेश नारायण सिंह देव इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है। आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। बराक मोगेन, जिसे लाइटनिंग शील्ड के नाम से जाना जाता है, यह किस देश का एक डिफेंस सिस्टम है? तो अभी अगर हम डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे तो भाई किसका डिफेंस सिस्टम सुर्खियों में रहेगा? ऑब्वियसली इजराइल का। तो यहां पर आंसर हो जाता है इजराइल। बराक मोगेन एक डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि इजराइल का है। इजराइल ने रिसेंटली इसको ईरान के खिलाफ लॉन्च किया है। इसे लाइटनिंग शील्ड के नाम से जाना जाता है। लाइटनिंग शील्ड मतलब लाइटनिंग की ढाल या फिर बिजली की ढाल,
है ना, इस नाम से इसे जाना जाता है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम है बराक मॉगेन। देखिए होगा क्या, स्पेशली इसे इजराइल की नेवी के लिए डेवलप किया था इजराइल ने। अब इसे उतारा गया है ईरान के खिलाफ। ईरान से जितनी भी बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइल आएगी, क्रूज मिसाइल आएगी, ड्रोन्स आएंगे, उनसे इजराइल को बचाने के उद्देश्य से इसे लगाया गया है। जैसे हमारा S-400 काम करता है ना, आकाश तीर काम करता है, वैसे ही बराक मॉगेन ये एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, ईरान के खिलाफ ये यूज कर रहा है। इसका दूसरा नाम है लाइटनिंग शील्ड। रेंज देखें तो 150 किलोमीटर तक इसकी अधिकतम रेंज है। किसी भी मिसाइल को ये ट्रैक कर सकता है 150 किलोमीटर एरिया में और उसे हवा में नष्ट कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जो कि इस तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम यूज करते हैं, जो कि सभी तरीके की मिसाइल से किसी देश की सुरक्षा कर ले, चाहे वो सुपरसोनिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, है ना। तो ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बराक मॉगेन। किसका एयर डिफेंस सिस्टम है ये? इजराइल का। इजराइल ने अपनी नेवी के लिए इसे अभी लगाया है ताकि चारों ओर से किसी भी दिशा से अगर कोई भी मिसाइल वगैरह आती है तो उसे हवा में ही नष्ट किया जा सके। लास्ट क्वेश्चन, गूगल ने अपना दुनिया का चौथा और एशिया का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहां पर लॉन्च किया है? गूगल ने खुद का वर्ल्ड में चौथा और इंडिया में उसका पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर लॉन्च किया है तेलंगाना के हैदराबाद में। इसके लॉन्च पर तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, वो भी शामिल हुए थे। अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है। तो ये गूगल का एशिया में पहला ऐसा सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर है। अच्छा, काम क्या करेगा? तो गूगल के जितने भी यूजर्स है या फिर इंटरनेट यूजर है, लेकिन स्पेशली गूगल के यूजर, उन्हें साइबर फ्रॉड से, साइबर अटैक से सेफ्टी देना, उन्हें साइबर अटैक से बचाना, इस सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर का मुख्य उद्देश्य है। यह गूगल का वर्ल्ड का चौथा ऐसा सेंटर है और इंडिया में या एशिया में पहला है, तेलंगाना के हैदराबाद में। यहां पर साइबर अटैक से सेफ्टी तो दी ही जाएगी, साथ ही साथ काफी प्रोडक्ट पर रिसर्च और डेवलपमेंट के काम भी किए जाएंगे। गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर, अगर हम पूरे वर्ल्ड के जो 4 हैं उनकी बात करें तो एक जर्मनी के म्यूनिक में देखने को मिलेगा, एक आयरलैंड के डबलिन में, एक स्पेन के मलागा नाम के शहर में, और चौथा है तेलंगाना हैदराबाद में। गूगल के बारे में आप सभी जानते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है। 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। कैलिफोर्निया यूएसए में हेडक्वार्टर है और वर्तमान में इसके सीईओ एक इंडियन है, सुंदर पिचाई। तो ये हो जाते हैं हमारे 20 जून के सभी करंट अफेयर। डिटेल में हमने डिस्कस किया सभी को, एक एक फैक्ट को समझा, एक एक क्वेश्चन को नोट किया होगा, आई होप आपने। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा था, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव, आंसर सी। सेकेंड क्वेश्चन हमारा था, कार्यस्थल पर जैविक खतरों से सुरक्षा कन्वेंशन किसके द्वारा अपनाया गया? तो इसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनाया है। चर्चा में रही चर्चा में रहा ईरान किन 2 सागरों के बीच में स्थित है? तो कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी, है ना, कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में। किस राज्य ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक, डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर, घोषित किया है? तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य। यूनाइटेड नेशन ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ द विमेन फार्मर, अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। 2025 में आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? इसे होस्ट किया जाएगा किसके द्वारा? भारत और श्रीलंका दोनों के द्वारा। विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है हर साल 20 जून को। बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो यह बनाया गया है, अभी हमने बात की, कंगना रनौत को।
तो ये हमारे कल के करंट अफेयर हो गए सारे। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर ले लेते हैं। भारत के संविधान का आर्टिकल 315 यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की ये बात करता है। आर्टिकल 315 बोडो भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है भारत के असम राज्य में। और रेड डेटा बुक क्या दर्शाती है, तो इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी को जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनके बारे में रेड डेटा बुक में उल्लेख देखने को मिलता है। रेड डेटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है, तो IUCN के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, किस वायसराय के कार्यकाल में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लागू किया गया था? संविधान का आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? और ज्वालामुखी माउंट नायरागोंगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये तीनों क्वेश्चन का कमेंट में आंसर कीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। आई होप सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। कल के सेशन में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। पीडीएफ को क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर कलेक्ट करो, वहां से पढ़ो, काम आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कलेक्ट कीजिए। चलिए कल मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।